इस लेक्चर के अंदर हम मैकियावेली को डिस्कस करेंगे। मैकियावेली के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर कंसेप्ट्स हैं उनको हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं मैकियावेली की बात करता हूँ, मैकियावेली का जन्म हुआ था फ्लोरेंस, इटली में। मैकियावेली 1469 में पैदा होते हैं और 1527 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये याद रखना है आपको कि वो इटली में पैदा हुए थे। वो एक पॉलिटिकल रियलिस्ट थे। पॉलिटिकल रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, मैकियावेली से पहले जो थिंकर्स हुए, जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो जो थे ना, वो आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते थे। प्लेटो एक यूटोपियन थिंकर थे या फिर एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, मगर मैकियावेली जो थे वो एक रियलिस्ट थिंकर थे। रियलिस्ट थिंकर होने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिक्स का रियल नेचर है उसके ऊपर वो फोकस करते थे। मतलब कि पॉलिटिक्स रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर वो फोकस रखते थे। वास्तविकता क्या है उसके ऊपर वो फोकस रखते थे। वो प्लेटो की तरह हवा हवा में बातें नहीं करते थे कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, आइडियल स्टेट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब व्हाट ऑट टू बी, उसके ऊपर फोकस नहीं था। किस चीज़ के ऊपर फोकस था? व्हाट इज। मतलब इसके ऊपर फोकस नहीं था कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके ऊपर किसका फोकस होता है? आइडियलिस्ट का फोकस होता है, प्लेटो का फोकस था। लेकिन मैकियावेली का किसके ऊपर फोकस होता था? व्हाट इज, हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स चल कैसे रही है, रियल नेचर क्या है पॉलिटिक्स का, तो उसके ऊपर ये फोकस रखते थे। इसलिए इनको पॉलिटिकल रियलिस्ट कहा जाता है। मैकियावेली ने क्या किया? एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने की कोशिश की। और ये एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स से एथिक्स को सेपरेट किया। और ये किससे इंस्पायर हुए थे? तो इंस्पायर्ड बाई अरिस्टोटल, इंस्पायर्ड फ्रॉम अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल से इंस्पायर होकर इन्होंने भी क्या किया? पॉलिटिक्स से एथिक्स को सेपरेट किया। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का जो है अपना अस्तित्व है और एथिक्स का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स काम नहीं करेगा। एथिक्स क्या होता है? सही क्या है, गलत क्या है, मोरालिटी क्या है। लेकिन इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स का क्या काम है भाई? पॉलिटिक्स अपने नेचर के हिसाब से चलती है, पॉलिटिक्स का अपना नेचर है। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बल्कि पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि तुम्हें फायदा कहाँ हो रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि अपने देश का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे अचीव करना है, अपने नेशन इंटरेस्ट को कैसे अचीव करना है। पॉलिटिक्स के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि सही है या गलत क्या है। अगर आपको अपने देश को स्ट्रांग बनाना है तो अगर आप छल कपट करके भी उसको स्ट्रांग बनाते हैं तो ये चलेगा। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर वो जस्टिफाइड है। अगर आप अपने देश को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और किसी दूसरे देश के ऊपर तुम अटैक भी कर लेते हो, किसी की डेथ, किसी की हत्या भी कर लेते हो, तो ये भी जस्टिफाइड है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि तुम अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का एथिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स से एथिक्स को सेपरेट किया। जैसे अगर मैं गांधी की बात करूं, अगर मैं प्लेटो की बात करूं, तो इन लोगों ने जो है कहा है कि एथिक्स का और पॉलिटिक्स का एक रिलेशनशिप है। भाई पॉलिटिक्स और एथिक्स सेपरेट नहीं हो सकते हैं, इनका एक इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है। गांधी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा यार पॉलिटिक्स में तो एथिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में तुम सही क्या है, गलत क्या है, इसको तुम्हें देखना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने कहा यार पॉलिटिक्स का अपना लॉ ऑफ नेचर है और एथिक्स का अपना काम है, तो पॉलिटिक्स का एथिक्स के साथ कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स को तुम पॉलिटिक्स में डालोगे तो तुम कभी भी अपने इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाओगे। वो एक डिप्लोमैट थे। कहाँ पे वो डिप्लोमैट थे? तो जो फ्रांस के किंग थे उनके कोर्ट में वो डिप्लोमैट की तरह काम करते थे। तो ये याद रखना है आपको, मैकियावेली का जो करियर है वो डिप्लोमैट की तरह से शुरू हुआ है। ही वॉज डिप्लोमैट इनिशियली, और जो फ्रांस के किंग थे उनके कोर्ट में वो एज अ डिप्लोमैट काम करते थे। और उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो फ्रांस के किंग थे वो मैकियावेली को मिस्टर निहिलियो के नाम से मिस्टर निहिलियो के नाम से पुकारा करते थे। मिस्टर निहिलियो, मिस्टर निहिलियो का मतलब क्या होता है? मिस्टर जीरो। तो मैकियावेली को मिस्टर जीरो के नाम से पुकारा जाता था, मतलब मिस्टर निहिलियो, मिस्टर निहिलियो मतलब मिस्टर जीरो। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैकियावेली जो है वो फ्लोरेंस से आते थे, इटली से आते थे, और इटली उस टाइम पे कमजोर स्टेट थी। इटली उस वक्त इतनी वीक थी, टूटी हुई थी, बटी हुई थी। 5 प्रिंसिपैलिटीज के अंदर उस वक्त इटली बटी हुई थी, कमजोर थी। इसलिए मैकियावेली को क्या किया जाता था? मैकियावेली को मिस्टर निहिलियो के नाम से पुकारा जाता था। किसके द्वारा? फ्रांस के किंग के द्वारा, क्योंकि वो इटली से आते थे, इटली कमजोर थी। और इस बात का उनको बहुत गुस्सा आता था, मतलब कि उनको बहुत बुरा लगता था। वो तो एक देशभक्त पर्सन थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी इटली कमजोर हो, वो नहीं चाहते थे कि मेरी इटली का कोई इस तरीके से मजाक उठाए, वो नहीं चाहते थे कि इटली जो है वो इस तरीके से वीक रहे। तो इसलिए वो एक देशभक्त इंसान थे, तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इटली उस वक्त काफी कमजोर थी और उनको मिस्टर निहिलियो के नाम से पुकारा जाता था। मैकियावेली वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। लास्की की स्टेटमेंट है, याद रखना है आपको, लास्की की स्टेटमेंट है। लास्की ने कहा कि मैकियावेली जो है वो अपने टाइम का चाइल्ड था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
जो भी थिंकर होता है, या फिर अगर मैं मैकियावेली की बात करूं तो मैकियावेली जिस टाइम के अंदर पैदा हुए, जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर पैदा हुए, उसका टाइम का और उन सर्कमस्टांसिस का मैकियावेली के आइडियाज़ के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मतलब कि मैकियावेली के ऐसे आइडियाज़ क्यों हैं, मैकियावेली ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनके आइडियाज़ ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनका टाइम वैसा था, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसिस वैसे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे आइडियाज़ भी मेरे सर्कमस्टांसिस से प्रभावित होते हैं ना। मान लो मैं एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा हूं जहां पे हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया जाता है, मेरे पेरेंट्स बीजेपी के कट्टर जो है वो सपोर्टर हैं, तो मेरे ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा, मैं भी कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो लीनिंग करूंगा। सो सेम गोस विद एनी थिंकर एज वेल। जो भी एक थिंकर होता है उसको समझने के लिए हमें उसके टाइम के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि उसके टाइम का उसके ऊपर काफ़ी असर होता है, और उस तरीके से उसके आइडियाज़ क्यों शेप होते हैं, क्योंकि उसका टाइम जो होता है उसने शेप किए होते हैं। तो मैकियावेली अपने टाइम के चाइल्ड थे, क्योंकि मैकियावेली के टाइम पे ऐसी कंडीशंस थी, इसलिए मैकियावेली के आइडियाज़ कैसे थे, कैसी कंडीशन थी मैकियावेली के टाइम पे, क्या कॉन्टेक्स्ट है मैकियावेली का, क्या हो रहा था उस वक्त। तो मैकियावेली वॉज स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड बिटवीन मेडिवलिज्म एंड मॉडर्निज्म। मैकियावेली जो है वो क्रॉस रोड के बीच में, क्रॉस रोड पे खड़े थे मेडिवलिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में। मतलब कि मेडिवलिज्म खत्म हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, और मैकियावेली का जन्म उस वक्त होता है जब मेडिवलिज्म खत्म हो रहा था। मेडिवलिज्म के अंदर क्या था, डार्क एज था। मतलब कि मेडिवलिज्म को आप डार्क एज कह सकते हैं, डार्क एज। मतलब कि यहाँ पे लीजन का बड़ा दबदबा था, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, रीजन नहीं था, साइंस नहीं थी, लोग समुद्र क्रॉस नहीं करते थे, इसको पाप माना जाता था। तो सुपरस्टिशंस का दौर था मेडिवलिज्म, डार्क एज सुपरस्टिशंस का दौर था, लोग सुपरस्टिशंस में फंसे हुए थे, मजहब का बहुत ज़्यादा दबदबा था, रीजन का काफ़ी दबदबा था स्टेट के अंदर। उसी के साथ साथ कोई साइंस नहीं थी, कोई रीजन नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, उसी के साथ साथ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो ये एक डार्क एज थी, और डार्क एज से एक शिफ्ट हो रहा था मॉडर्नाइजेशन की तरफ। मतलब कि अब क्या हो रहा था, रीजन डेवलप हो रहा था, लॉजिक डेवलप हो रहा था, साइंस डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, लोग अब समुद्र क्रॉस कर रहे थे। पहले क्या होता था, पहले ये कहा जाता था कि तुम्हें समुद्र को क्रॉस करके किसी दूसरे देश में नहीं जाना है, ये पाप है। लेकिन फिर क्या होने लगा, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस होने लगी, कंपास का इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन से, फ्रांस से, पोर्चुगल से कई सारे व्यापारी दूसरे देशों में जाने लगे, व्यापार करने लगे। तो एक नया रिवाज स्टार्ट हुआ, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, ट्रेड होने लगा। तो मैकियावेली जिस वक्त पैदा होते हैं उस वक्त डार्क एज खत्म हो रही थी और मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इटली उस वक्त काफी वीक था, कमजोर था और डिवाइडेड था। मतलब 5 प्रिंसिपैलिटीज के अंदर इटली बटा हुआ था। उसी के साथ साथ नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज कर रहा था यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा था। मतलब यूरोप के अंदर नेशन स्टेट उभर रहे थे, लेकिन इटली नेशन स्टेट नहीं बन रहा था। तो ये भी एक कंसर्न था मैकियावेली का कि नेशन स्टेट जो है वो इमर्ज हो रहे हैं यूरोप के अंदर, लेकिन इटली का क्या हो रहा है। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट था ये कहाँ से आया, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही आता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये होती है 1648 में, और यहाँ से जो है वो फॉर्मली नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज होता है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हो रहा था यूरोप के अंदर, लेकिन इटली एक नेशन स्टेट नहीं थी। तो मैकियावेली चाहता था कि इटली भी एक नेशन स्टेट बने। उसी के साथ साथ रिनेसा का दौर स्टार्ट हो रहा था। रिनेसा क्या होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म होना, एक नई शुरुआत, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो रिनेसा का मतलब अब रीजन के ऊपर फोकस किया जा रहा था, तर्क के ऊपर फोकस किया जा रहा था, साइंस के ऊपर फोकस किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, कैपिटलिज्म इमर्ज कर रहा था, सेकुलरिज्म इमर्ज कर रहा था, और ह्यूमैनिज्म, इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या है, ह्यूमैनिज्म इमर्ज कर रहा था। मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं अब सेंटर पे हैं, ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। पहले स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को सेंटर में लिया जा रहा था। तो रिनेसा का दौर स्टार्ट हो रहा था, मतलब नया जन्म हो रहा था, डार्क एज खत्म हो रही थी, इनलाइटनमेंट फेज स्टार्ट हो रहा था। तो ये सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस थे से मैकियावेली के टाइम के। तो मैकियावेली ने
देखा कि इटली इतना कमज़ोर है, वीक है, तो वो इटली को यूनिफाई करना चाहता था, इटली को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहता था, स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनाना चाहता था, वो इटली को पावरफुल बनाना चाहता था, वो ताकतवर बनाना चाहता था इटली को। इसीलिए आप पूरी की पूरी मैकियावेली के फिलॉसफी के अंदर देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ इटली को यूनिफाई करना चाहता है, इटली को वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि इटली कमज़ोर थी। ये सर्कमस्टांसेस जो थे, इनका असर पड़ा है मैकियावेली की लाइफ में, क्योंकि इटली कमज़ोर थी इसलिए वो इटली को पावरफुल बनाना चाहता था, और इसलिए उसके आइडियाज ऐसे हैं। अगर इटली कमजोर ना होती तो उसके आइडियाज ऐसे नहीं होते। तो इसलिए मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ये किसकी स्टेटमेंट है? हैरोल्ड जे लास्की की स्टेटमेंट है। हैरोल्ड जे लास्की ने यह भी कहा कि मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां, मतलब जैसे रेनेसां स्टार्ट हुआ, पुनर्जन्म हुआ, मतलब जैसे रेनेसां स्टार्ट हुआ, एनलाइटनमेंट का फेज स्टार्ट हुआ, डार्क एज खत्म हुई, रीजन लॉजिक साइंस का दौर स्टार्ट हुआ, ह्यूमैनिज्म का दौर स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो मैकियावेली जो है वो रेनेसां का बच्चा है, चाइल्ड है। उसी के साथ साथ हाउ कैन इटली प्रॉस्पर, तो ये उसका मेजर कंसर्न था कि किस तरीके से इटली को प्रॉस्पर करना है, इटली को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इटली को पावरफुल बनाना है, इटली को दोबारा से खुशहाल कैसे बनाना है। तो उसने दो तरीके बताए, उसने दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई, एक आ गई रिपब्लिक, एक आ गई मोनार्की। उसने पहले कहा कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसने दो तरीके बताए। उसने कहा कि इटली को हम प्रॉस्पर कर सकते हैं, इटली को हम पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या मोनार्की होगी। उसने कहा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आइडियल है, ये सबसे बेस्ट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इटली के अंदर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्हीं देशों के अंदर होनी चाहिए जहां पे लोगों के पास सिविक वर्चू है। सिविक वर्चू का मतलब क्या होता है? लोगों के पास जो है वो सिविक सेंस हो, लोगों के पास उनकी जो ड्यूटीज हैं उसकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी ड्यूटीज के बारे में वो जानते हों, वो पढ़े लिखे हों, उनके अंदर लॉजिक हो, और उसी के साथ साथ जो स्टेट की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो जानते हों। तो उसने कहा कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इटली के अंदर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे लोगों के पास सिविक वर्चू है, लोग जो है सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं। उसने कहा कि मोनार्की जो है उन देशों में काम करेगी जहाँ पे लोगों के पास कोई सिविक वर्चू नहीं है, जैसे इटली, जहाँ पे लोगों के पास कोई सिविक वर्चू नहीं है, लोग जो है फिकल माइंडेड हैं, कवर्ड हैं, ग्रीडी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मोनार्की सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, क्योंकि ऐसे लोगों को लाठी से चलाना है, तुम्हें रॉड से चलाना है तुम्हें ऐसे लोगों को। तो रॉड का यूज करके, लाठी का यूज करके मोनार्की जो है वो बेस्ट रहेगी इटली जैसे देशों के लिए, क्योंकि इटली के अंदर जो है वो लोग फिकल माइंडेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, इसीलिए कोई सिविक वर्चू नहीं होती है उनमें, कोई सिविक सेंस नहीं होती है उनमें। इसलिए ऐसे लोगों को चलाने के लिए तुम्हारे पास मोनार्की होनी चाहिए, तुम्हारे पास राजा का शासन होना चाहिए, और डंडे से तुम्हें चलाना है, रॉड का यूज करके पुनिशमेंट तुम्हें दे के तुम्हें उस वक्त तुम्हें जो है रूल करना है। इसलिए मोनार्की जो है वो इटली जैसे देशों के लिए बेहतर है। तो इटली के लिए वो मोनार्की को रिकमेंड करता है। उसकी बहुत मशहूर किताब है जो आपको रट लेनी है, उसको भूलना नहीं है, वो है द प्रिंस। ये 1532 में आती है, बहुत ही मशहूर किताब है, पॉलिटिक्स के अंदर तो काफ़ी फेमस बुक है। इस किताब के अंदर वो मोनार्की का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इटली के लिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट होगी। तो इटली के लिए वो मोनार्की को रिकमेंड करते हैं। किसको? मोनार्की को रिकमेंड करते हैं। किसके लिए? इटली के लिए। इसके अंदर, इस किताब के अंदर वो एडवाइसेस दे रहे हैं किसको? लॉरेंजो डी मेडिकी, जो कि एक प्रिंस है मेडिकी फैमिली का। तो ये जो लॉरेंजो डी मेडिकी है, इसको कुछ वो एडवाइसेस देने का काम कर रहे हैं। लॉरेंजो डी मेडिकी जो है वो मेडिकी फैमिली से आता है। मेडिकी फैमिली एक रॉयल फैमिली है इटली के अंदर, रॉयल फैमिली है। और जो इस रॉयल फैमिली का आने वाला प्रिंस है, मतलब जो इटली का आने वाला राजा है, वो कौन होगा? लॉरेंजो डी मेडिकी होगा। सिंपल कहने की बात यह है कि मेडिकी फैमिली इटली के अंदर रूल करती है, और मेडिकी फैमिली से जो आने वाला राजा है वो है लॉरेंजो डी मेडिकी। तो लॉरेंजो डी मेडिकी जो आने वाला प्रिंस है, ठीक है, जो आने वाला राजा है इटली के अंदर, उसको वो कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कैसे तुझे रूल करना है, कैसे तू इटली को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, कैसे तू इटली को पावरफुल बना सकता है। तो इस तरीके से वो कई सारी एडवाइसेस जो हैं वो प्रिंस को इस किताब के अंदर देने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ पे कई सारी एडवाइसेस जो है वो प्रिंस को देते हैं। ये जो आने वाला प्रिंस है लॉरेंजो डी मेडिकी, इसको एडवाइसेस देते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो रिलीजन के ऊपर इनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या थे? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया।
मतलब कि मैकियावेली ने कहा कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो महात्मा गांधी जैसे थिंकर्स ने क्या कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का एक इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, रिलीजन का अपना काम है, पॉलिटिक्स का अपना काम है। तो इस तरीके से मैकियावेली पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने का काम किया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया इसलिए इनको जो है वो फादर ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर क्या होता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर कहा जाता है कि सेपरेशन होगा स्टेट का और रिलीजन का। इसलिए ओरिजिनेटर ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म या फादर ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने का काम किया। उसी के साथ आपको ये याद रखना है कि मैकियावेली जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। मैकियावेली वॉज नेवर अगेंस्ट रिलीजन, बल्कि वो चर्च के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि चर्च जो है, क्योंकि चर्च क्या कर रहा था, चर्च एक ऑब्स्टेकल बन रहा था किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इटली स्ट्रांग नहीं बन पा रहा था, इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, इटली जो बटा हुआ था दोबारा से इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चर्च जो है एक ऑब्स्टेकल बन रहा था कहां पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इसलिए वो चर्च के खिलाफ थे, लेकिन वो रिलीजन के खिलाफ नहीं थे। वो कहते हैं कि रिलीजन को पॉजिटिवली हमें यूज करना चाहिए। वो कहते हैं कि रिलीजन जो है, वो तो ये भी कहते हैं कि प्रिंस को जो है वो रिलीजियस दिखना चाहिए पब्लिक के अंदर, ताकि वो वैलिडेशन गेन कर सके पब्लिक की, ताकि वो पब्लिक का सपोर्ट गेन कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन को तुम पॉलिटिक्स में घुसाओगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स को तुम्हें सेपरेट करना है। इसलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। तो मैकियावेली को जो है वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैकियावेली की जो आपको याद रखनी है, और इन किताबों को आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। सबसे पहले किताब है इनकी आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर जो है ये 1521 में आती है। ये जो आर्ट ऑफ वॉर है, एक और आर्ट ऑफ वॉर है जो कि सुन त्जू के द्वारा लिखी हुई है, तो आपको ये याद रखना है, सुन त्जू। तो एक और आर्ट ऑफ वॉर है जो कि सुन त्जू के द्वारा लिखी गई है, और एक आर्ट ऑफ वॉर जो है वो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है जो कि 1521 में आती है। उसके बाद सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525, थर्ड है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी 1531, और लास्ट है द प्रिंस 1532। प्रिंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलनी ही नहीं है, राइट। सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू प्रिंस। तो मैकियावेली कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है प्रिंस को अपनी किताब द प्रिंस के अंदर। किस प्रिंस को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो लॉरेंजो डी मेडिकी, जो कि आने वाले प्रिंस हैं उसके इटली के, और जो कि मेडिकी फैमिली से आते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने का काम कर रहा है वो अपनी किताब द प्रिंस के अंदर। क्या वो इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे पहले तो वो ये समझाता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स एंड हेंस प्रिंस शुड नो हाउ टू बी बैड रादर देन हाउ टू बी गुड। सबसे पहले मैकियावेली ये कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स जो है ना वो एथिक्स नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रिंस को ये समझना चाहिए कि बुरा कैसे बना जाता है, ना कि अच्छा कैसे बना जाता है। तो यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एथिक्स अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। एथिक्स का पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स में सही और गलत नहीं देखा जाता। पॉलिटिक्स में ये नहीं देखा जाता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, ये नहीं देखा जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, बल्कि पॉलिटिक्स में अपने देश को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रिंस को ये जानना चाहिए कि बुरा कैसे बना जाता है रादर देन कि अच्छा कैसे बना जाता है। अगर तुम अपने लोगों की नज़रों में बुरे भी हो तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अल्टीमेटली तुम्हें अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने देश को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, अपने देश को जो है पावरफुल बनाना है, नो मैटर कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। तो प्रिंस शुड नो दैट हाउ टू बी बैड रादर देन हाउ टू बी गुड। उसके बाद मैकियावेली जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इंसान बाई नेचर कैसा होता है, तो वो इंसान का जो नेचर है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैन इज सेल्फिश, कवर्ड, फिकल माइंडेड, अनग्रेटफुल, फेयरफुल, एब्रेशियस। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो खुद गर्ज है, कवर्ड है, कायर है, फिकल माइंडेड है, अनग्रेटफुल है, फेयरफुल है, एब्रेशियस है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि ऐसा इंसान है, और ऐसे इंसान को रूल करने के लिए तुम्हारे पास लाठी और डंडा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दरिंदे ही ऐसे नहीं सुधरेंगे। उसके बाद प्रिंस शुड नेवर टेक प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स।
मैकियावेली ये कहते हैं कि प्रिंस को कभी भी किसी की प्रॉपर्टी उससे नहीं छीननी चाहिए। क्यों नहीं छीननी चाहिए? क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक इंसान अपने जो फादर है उसकी डेथ भूल सकता है, लेकिन अपने फादर की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं भूल सकता। सो मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज father's death but never forget the loss of his patrimony. So here Machiavelli is trying to explain that प्रिंस should never snatch someone's property. प्रिंस को कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को स्नैच नहीं करना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपने बाप की डेथ भूल सकता है, मृत्यु भूल सकता है, लेकिन अपने बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं भूल सकता। उसी के साथ साथ प्रिंस should never touch others women. कभी भी किसी पराई औरत को, किसी दूसरे की महिला को प्रिंस को टच नहीं करना चाहिए। तो प्रिंस को ये कहा जा रहा है कि प्रिंस को किसी भी वुमेन को टच नहीं करना चाहिए, किसी भी पराई महिला को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो होता है, जो मेंस होते हैं, वो बड़े पॉजेसिव होते हैं अपनी महिलाओं की तरफ, अपनी वुमेन्स की तरफ। उसके बाद वो क्वालिटीज़ ऑफ प्रिंस की बात करता है कि प्रिंस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो कहता है कि प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड स्ट्रॉन्ग लाइक लाइन। वो कहता है कि प्रिंस जो है वो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और बहादुर या स्ट्रांग होना चाहिए, किसकी तरह? शेर की तरह। क्यों? क्लेवर लाइक फॉक्स क्यों होना चाहिए? ताकि वो अपने अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज को समझ सके, कोई उसके अगेंस्ट साजिशें तो नहीं चल रही हैं, तो इसलिए वो क्लेवर लाइक फॉक्स होना चाहिए, मतलब लोमड़ी की तरह वो चालाक होना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ कोई साजिशें नहीं रच रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसीज तो नहीं कर रहा है, वो समझ सके। और स्ट्रॉन्ग लाइक लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइक लाइन क्यों होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इसलिए होना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है तो उसको वो क्रश कर सके, उसको वो खत्म कर सके। इतना वो ताकतवर और पावरफुल होना चाहिए, शेर के इतना वो ताकतवर होना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कोई आंख उठाकर देखे, अगर उसके खिलाफ कोई साजिश करे तो उसको वो एकदम क्रश कर दे, खत्म कर दे और दोबारा कोई ऐसा करने की ना सोचे। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग लाइक लाइन भी होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पावर, वो कहते हैं कि पावर को किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो कहते हैं इट इज बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर देन लव्ड। वो कहते हैं कि ये अच्छा है कि प्रिंस से लोग डरें रादर देन कि प्रिंस से लोग प्यार करें। तो लोग तुमसे डरने चाहिए, ना कि लोग तुमसे प्यार करने चाहिए। प्यार लोग नहीं करेंगे चलेगा, प्यार तुमसे लोग नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन लोग तुमसे डरेंगे नहीं, ये नहीं चलेगा। तो लोग तुमसे डरने चाहिए, लोगों के अंदर तुम्हारा खौफ होना चाहिए, राइट। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रिंस जो है वो कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए, ठंडे खून का आदमी होना चाहिए। प्रिंस जो है वो ठंडे दिमाग वाला या ठंडे खून वाला आदमी होना चाहिए, कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए। और उसको पैशंस के साथ एक्ट नहीं करना है, उसको रॉ पैशन के साथ एक्ट नहीं करना है, उसको इमोशंस के साथ जो है काम नहीं करना है। अपनी भावनाओं को उसको जो है वो उसको जकड़ के रखना है, मतलब भावनाओं में बह नहीं जाना है। तो बेसिकली पैशंस में उसको एक्ट नहीं करना है, क्योंकि कोमल भावनाएं और महान उद्देश्य एक साथ नहीं चलते। तो बेसिकली उसको पैशंस में नहीं बह जाना है, पैशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करना है, बल्कि उसके जो एक्शंस होंगे ना वो कैलकुलेटेड होने चाहिए, मतलब कैलकुलेटेड एक्शंस होने चाहिए उसके। अगर वो किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो उसको फिर पूरे तरीके से क्रश कर दे। उसके बाद उसने कहा कि पावर के 2 डायमेंशन होते हैं, पावर हैज 2 डायमेंशंस, वन इज लव एंड सेकंड वन इज फोर्स। वो कहता है कि पहला ऑप्शन तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। सबसे पहले किसी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल मत करो, फोर्स तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले तुम प्यार से काम करो। लेकिन अगर तुमने फोर्स यूज की है, अगर तुम फोर्स यूज कर रहे हो तो फिर किसी को सिर्फ अटैक करके उसको जख्मी करके मत छोड़ो, बल्कि उसको क्रश कर दो, मिटा दो उसको, इस तरीके से उसको खत्म करो कि दोबारा वो तुम्हारे से रिवेंज ना ले सके। और वो क्या रिवेंज ले सके? दोबारा दुनिया का कोई इंसान तुमसे रिवेंज ना ले सके, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर तुमसे बदला लिया जाएगा तो तुम उसका क्या हाल करोगे। तो उन्होंने कहा कि क्रश एनिमी एंड डोंट लीव अलाइव टू टेक रिवेंज, मतलब कि किसी को चोटिल करके नहीं छोड़ना है। पहले तो तुम्हें फोर्स इस्तेमाल करनी नहीं है किसी के ऊपर। अगर प्यार से काम बन रहा है तो प्यार से काम बना लो, लेकिन अगर तुम्हें फोर्स यूज करनी पड़ रही है तो इस तरीके से करो कि जो तुम्हारा एनिमी था, जो तुम्हारा दुश्मन था, उसको तुम क्रश कर दो, उसको तुम खत्म कर दो, और ताकि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई इस तरीके की हरकत ना करे, तुम्हारे खिलाफ कोई मतलब की बात भी ना कर सके। तो एक एग्जाम्पल सेट करनी है आपको, इस तरीके से आपको पावर का यूज करना है। उसके बाद अगर मैं मैकियावेली के व्यूज देखूं फॉर्चून के ऊपर, तो फॉर्चून के ऊपर क्या व्यूज थे मैकियावेली के। देखो, सबसे पहले आप फॉर्चून का मतलब क्या समझते हैं? फॉर्चून होती है लक, मतलब किस्मत। तो ऐसे तो फॉर्चून को हम लक से कंपेयर करते हैं कि लक जो है वो फॉर्चून है, मतलब किस्मत जो है आपकी। लेकिन मैकियावेली जो थे वो फॉर्चून को नेगेटिव सेंस ऑफ टर्म्स में देखते थे। नेगेटिव सेंस ऑफ टर्म्स में मतलब वो
फॉर्चून को जो है वो बैड लक समझते थे। वो कहते थे कि फॉर्चून होती है बैड लक, मतलब बुरी किस्मत या फिर अनकंट्रोलेबल कंडीशन। तो वो कहते हैं कि फॉर्चून का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब कि एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वो फॉर्चून को किस्मत नहीं मानते हैं बल्कि बदकिस्मती मानते हैं। वो इसको नेगेटिव सेंस ऑफ टर्म्स में देखते हैं और वो फॉर्चून को बैड लक कहते हैं। वो कहते हैं ये एक अनकंट्रोलेबल कंडीशन होती है। वो कहता है कि फॉर्चूना के ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इवन इफ प्रिंस हैज ऑल द क्वालिटीज टू बी सक्सेसफुल ही स्टिल कैन फेस फॉर्चूना। तो उन्होंने कहा, मैकियावेली ये कहते हैं कि अगर प्रिंस के पास सारी क्वालिटीज हैं सक्सेसफुल होने की, फिर भी उसको अनकंट्रोलेबल कंडीशन यानी कि फॉर्चूना का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिंस अगर बहुत अच्छा है, सारी क्वालिटीज है उसके अंदर, मतलब अपने देश को स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन फिर भी उसके सामने कोई फॉर्चून आ सकती है या फिर अनकंट्रोलेबल कंडीशन आ सकती है और उसको सामना करना पड़ सकता है और उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं प्रिंस को कि फॉर्चूना को जो है वो करेज के साथ फेस किया जाए। उसके बाद मैकियावेली का कंसेप्ट डुअल मोरालिटी का, मतलब डुअल मोरालिटी का कंसेप्ट है मैकियावेली का। इसका क्या मतलब है? डुअल का मतलब होता है दो तरह की मोरालिटी, मतलब दो तरह की मोरालिटी। डुअल मोरालिटी, दो तरह की मोरालिटी, एक आ गई पर्सनल लाइफ में, एक आ गई पब्लिक लाइफ में। वो कहते हैं कि प्रिंस की पर्सनल लाइफ में मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी और एथिक्स नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान जो पर्सनल लाइफ है ना, जो प्रिंस है उसकी पर्सनल लाइफ जो है, प्रिंस की पर्सनल लाइफ में प्रिंस सही गलत देखे, मोरालिटी के ऊपर विश्वास करे, एथिक्स को मद्देनजर रखे, लेकिन पब्लिक लाइफ में मोरालिटी नहीं आनी चाहिए, पब्लिक लाइफ में एथिक्स नहीं आने चाहिए, मतलब सही गलत ये वो नहीं आना चाहिए, राइट। तो पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रिंस की मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स भी होने चाहिए, लेकिन पब्लिक लाइफ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक लाइफ में अगर एथिक्स आएंगे, अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स आएंगे तो तुम वहाँ पे सही गलत ही देखते रहोगे। तुम ये सोचोगे यार इस वाली टेरिटरी पे कब्जा कर देता हूँ, इस इंसान को मार देता हूँ, फिर मेरा देश स्ट्रांग हो जाएगा। और ये सही बात भी है, ये सही बात भी है, क्योंकि मान लो अगर प्रिंस के सामने दो ऑप्शन है, प्रिंस अगर अपने जो बाजू वाला देश है उसकी अगर टेरिटरी को कैप्चर कर ले तो वो एक स्ट्रांग जो है अपने देश को बना सकता है, लेकिन दूसरा उसके दिमाग में जो है वो एथिक्स मोरालिटी आ रही है। वो कह रहा है ये गलत होगा, पीठ पीछे से किसी को वॉर करना ये गलत होगा, किसी की टेरिटरी को कैप्चर करना ये गलत होगा, ये सही नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। तो इसलिए वो कहता है कि पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में जो है वो मोरालिटी और एथिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अपने देश का इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करना है, सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करना है, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है। मैकियावेली कहता है कि एथिक्स जो है वो एथिकल डिलेमा क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एथिक्स कैसे एथिकल डिलेमा क्रिएट करते हैं? मैंने आपको बताया कि जब तुम एथिक्स को इनकलकेट करते हो, जब तुम एथिक्स को कंसिडरेशन में लेते हो, तो तुम्हारे आगे एक डिलेमा आ जाता है, एक दुविधा आ जाती है कि तुम्हें फलाने इंसान को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, ये गलत होगा ये सही होगा, तुम्हें उसकी टेरिटरी को कैप्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही होगा या गलत होगा। तो एक तरीके का एथिकल डिलेमा आपके सामने क्रिएट हो जाता है, एक दुविधा आपके सामने आ जाती है। मान लो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, अपने देश को आप तभी पावरफुल बना सकते हो जब तुम आपके जो बगल का राजा है उसको पीठ पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दोगे। तो मान लो तुम्हारा वो दोस्त है, अच्छी खासी मीटिंग चल रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम इसको सामने से नहीं मार सकते हो, तुम्हें इसको पीठ पीछे से मारना पड़ेगा। अब तुम्हारे सामने एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाएगा ना, अगर तुम एथिक्स को पॉलिटिक्स में इनकलकेट करोगे कि ये गलत है, ये तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते हो, तुम किसी की टेरिटरी को कैप्चर नहीं कर सकते हो, ये गलत है, इसलिए एथिकल डिलेमा क्रिएट होता है। इसलिए अगर मोरालिटी जो है वो पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक लाइफ में योर अल्टीमेट कंसर्न एंड गोल इज टू मेक योर नेशन पावरफुल एंड स्ट्रांग। योर अल्टीमेट गोल एंड कंसर्न इज टू मेक इटली स्ट्रांग एंड पावरफुल, यूनाइटेड। सो बेसिकली there should be no ethics in your public life, because ethics will create ethical dilemma, and if ethical dilemma will be created, you will not be able to make Italy strong and prosperous. So he said that prince should have ethics and morality in his personal life but not in public life, right? उसके बाद उसने कहा एंड जस्टिफाइज मीन्स। उसने कहा कि जो एंड होते हैं ना वो आपके मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। योर अल्टीमेट पर्पस इज टू मेक इटली स्ट्रांग। तुम्हारा एंड क्या है? इटली को स्ट्रांग बनाना है। अब कैसे बनाओ? किसी की हत्या करके बनाओ, चोरी करके बनाओ, धोखा करके बनाओ, डजंट मैटर। तुम्हें इटली को पावरफुल और स्ट्रांग बनाना है, फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनाओगे। वहीं दूसरी ओर गांधी यहां पे मैकियावेली को क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी का ये कहना है कि योर मीन्स जस्टिफाइज योर एंड्स। तो गांधी ने ये कहा कि जो तुम्हारे कर्म है ना, वो तुम्हारे एंड को
जो तुम्हारा फल है उसको जस्टिफाई करते हैं। तो गांधी ये कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो बेसिकली अगर तुम बबूल के सीड्स को मतलब कि क्या करोगे, बो करोगे, या फिर अगर तुम बबूल के सीड्स जो है वो उनको दफनाओगे या जो कहते हैं उसको, और फिर तुम्हें आम थोड़ी ना मिलेगा। तो जब तुम पेड़ लगाओगे बबूल का आम थोड़ी ना होगा। तो बेसिकली गांधी यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम किस तरीके से सक्सेस हासिल कर रहे हो, तुम किस तरीके से अपने एंड्स को, अपने गोल को अचीव कर रहे हो, वो काफ़ी मायने रखता है। धोखे से अगर तुमने कुछ चीज़ हासिल की है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर तुम धोखे से अगर तुम कोई चीज़ अचीव भी कर लेते हो तो वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैकियावेली का ये कहना है कि तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस किसी चीज़ को अचीव करना है, फर्क नहीं पड़ता धोखे से करो या कैसे करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईएएस बनना है, ये मेरा अल्टीमेट पर्पस है, ये मेरा एंड है। अब मैकियावेली ये कहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से आईएएस बनो, मतलब आईएएस बनना तुम्हारा गोल है, फर्क नहीं पड़ता कैसे बनो। तो तुम चाहे चीटिंग करके बनो, तुम चाहे पेपर लीक करके बनो, जैसे मर्जी बनो। दूसरी ओर गांधी ये कहते हैं कि भाई तुम आईएएस तो तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस अगर आईएएस बनना है तो तुम्हें हार्डवर्क करना होगा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी तुम मतलब आईएएस बनोगे। अदरवाइज अगर तुम धोखे से आईएएस बनोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी। तो मैकियावेली का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या कहना था? मैकियावेली कहते हैं कि आपकी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे ही प्रिंस अपनी गद्दी पे बैठता है, जैसे ही प्रिंस अपनी राजगद्दी पे बैठता है, जैसे ही प्रिंस अपना शासन संभालता है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने नेबरर के ऊपर अटैक करना है, मतलब कि अपने आप को एक्सपैंड करना है, टेरिटरीज को कैप्चर करना है। दूसरे जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करना है। तो आपकी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, आपको अपने आप को बड़ा करना है, बाकी टेरिटरीज को कैप्चर करना है। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, अब अगर इंडिया चाइना की टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है, तो चाइना की टेरिटरी को कैप्चर किया है, यहां पे इंडिया को डायरेक्टली रूल नहीं करना चाहिए। चाइना का ही एक बंदा इंडिया को अपॉइंट करना चाहिए और उसके थ्रू जो है वो इंडिया को रूल करना चाहिए। तो सिंपली ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक होता है डायरेक्ट रूल, एक होता है इनडायरेक्ट रूल। तुम्हें डायरेक्ट रूल, प्रिंस को डायरेक्ट रूल वहीं पे करना है, उन्हीं रीजन्स में करना है जहां का कल्चर प्रिंस के कल्चर के साथ सिमिलर है। तो बेसिकली डायरेक्ट रूल वहीं पे करना है जहां जिन रीजन्स का कल्चर प्रिंस के कल्चर के साथ सिमिलर है। अगर तुम्हारा कल्चर और किसी रीजन का कल्चर, प्रिंस का कल्चर और रीजन का कल्चर सिमिलर नहीं है, तो उस रीजन से उसी कल्चर के इंसान को वहां पे कुछ अपॉइंट करना चाहिए, उसके तहत जो है वो प्रिंस को वहां पे रूल करना चाहिए। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना को ऑक्यूपाई कर लेता है, चाइना के ऊपर अटैक करता है, तो इंडिया को डायरेक्टली चाइना के ऊपर रूल नहीं करना चाहिए, बल्कि चाइनीज बंदा ही वहां पे कोई खड़ा करना चाहिए और इंडिया को उस बंदे के तहत रूल करना चाहिए, एक तरह का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो। उसके बाद सिर्फ नेशनल्स की आर्मी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपकी आर्मी के अंदर आपके देश के लोग होने चाहिए, नेशनल्स होने चाहिए, विदेशी लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग होंगे तो वो देशभक्त नहीं होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है मैकियावेली की? मैकियावेली क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है कि रियलिज्म के फादर है मैकियावेली। उन्होंने पावर व्यू दिया पॉलिटिक्स का, उन्होंने रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ सेपरेशन किया, इसलिए उनको वेस्टर्न सेकुलरिज्म का फादर कहा जाता है या ओरिजिनेटर कहा जाता है, और वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं मैकियावेली के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। सेबाइन की स्टेटमेंट है कि मैकियावेली जो है वो नैरोली डेटेड है और नैरोली लोकेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैकियावेली जो है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे इटली के अंदर पैदा हुआ, इसलिए उसके थॉट्स ऐसे हैं। मैकियावेली अगर कहीं और पैदा हुआ होता और किसी और समय में पैदा हुआ होता तो उसके थॉट्स अलग हो जाते, क्योंकि उस वक्त इटली कमज़ोर था, इटली की ऐसी हालत थी, रेनेसां था, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैकियावेली के थॉट्स ऐसे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेबाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक थिंकर्स के थॉट जो हैं उसके टाइम और सर्कमस्टांसिस से जो है वो जनरेट होते हैं, क्योंकि मैकियावेली जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे इटली में 15th सेंचुरी में पैदा होता है या फिर 16th सेंचुरी में पैदा होता है, 15th सेंचुरी में पैदा होता है, इसलिए उसके थॉट्स ऐसे थे। अगर कहीं वो और पैदा होता या कहीं और जगह पे पैदा होता या अलग सिचुएशन होती उस वक्त, तो उसके थॉट्स अलग हो जाते। उसके बाद ग्राम्सी ने प्रेज किया है मैकियावेली को, क्योंकि मैकियावेली ने पॉलिटिक्स से एथिक्स को सेपरेट किया, इसलिए ग्राम्सी ने तारीफ की है मैकियावेली की, मैकियावेली को प्रेज किया है क्योंकि उसने पॉलिटिक्स से एथिक्स को सेपरेट किया। उसके बाद इट इज़ एन आयरनी दैट एवरीवन इज मैकियावेलियन इन प्रैक्टिस बट नो वन एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एज मैकियावेलियन। डनिंग की ये स्टेटमेंट है। डनिंग ये कहते हैं कि ये एक आयरनी है कि
प्रैक्टिस में हर कोई मैकियावेलियन होता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो मैकियावेलियन है। तो हर किसी की पर्सनैलिटी ना अंदर से मैकियावेलियन ही है, हर कोई जो है वो मैकियावेलियन ही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं मैकियावेलियन हूँ। मतलब हर कोई अपने बारे में सोचता है, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, हर कोई ये चाहता है कि मैं आगे पहुँच जाऊँ, धोखे से जैसे मर्जी पहुँचना है मैं आगे पहुँच जाऊँ। या फिर आज की अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर ले तो क्या आज की पॉलिटिक्स मैकियावेली के हिसाब से नहीं चल रही है? मतलब लोग पावर में जाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी मीन्स को जस्टिफाई कर देते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुर्सी चाहिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आप बात कर लो, अभी ट्रंप ने जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से भगाया और उनकी हैंड कफिंग की, उनको हाथ बांध के जो है वो दूसरे देश में भेज दिया। तो क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां पे अमेरिका जो है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा था। तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा कि ये सही है या गलत है, या इंसान के कोई राइट्स होते हैं, या फिर ह्यूमंस की ऐसी हमें कंडीशन करनी चाहिए। अमेरिका को इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका एथिक्स के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था वहाँ पे, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहा था। सो बेसिकली हर कोई आज मैकियावेलियन है, हर कोई मैकियावेली को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मानता कोई नहीं है कि वो मैकियावेलियन है। पॉलिटिशियंस की आप बात कर लो, आप इंसान की बात कर लो, इंडिविजुअल की बात कर लो ना। मतलब हर कोई सेल्फिश नहीं है क्या? हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है क्या? तो बेसिकली यहां पे डनिंग की ये स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकियावेलीज प्रिंस इज लेस हार्मफुल व्हेन कंपेयर टू चाणक्याज किंग। मैक्स वेबर की ये स्टेटमेंट है कि जो मैकियावेली का प्रिंस है वो कम हार्मफुल है अगर चाणक्य के राजा के साथ कंपेयर किया जाए। सो बेसिकली भारत में आज से 2-3 हजार साल पहले एक फिलोसोफर हुए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य भी मैकियावेली के साथ, मतलब मैकियावेली के जैसे थॉट्स हैं वैसे ही थॉट्स जो हैं वो चाणक्य के थे। जैसे मैकियावेली ये कहता है ना कि तुम्हारा अल्टीमेट कंसर्न ये है कि तुम इटली को कैसे स्ट्रांग बनाओ, फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनाओ। इसी तरीके से चाणक्य भी ये कहते थे कि तुम साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ अपने देश को पावरफुल बनाना है। तो चाणक्य जो है उसके थॉट्स मैकियावेली के साथ सिमिलर हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो मैकियावेली का प्रिंस है अभी वो कम खतरनाक है। अभी तुम चाणक्य को पढ़ोगे ना, चाणक्य का राजा बड़ा खतरनाक है। चाणक्य ने राजा को, मतलब कि चाणक्य ने तो साम दाम दंड भेद कहा, हर कुछ इस्तेमाल कर रहे। उसने कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन है उसको पीछे से जो है उसके पीठ के ऊपर वो कर दे, क्या कर दे, हमला कर दे। वो कहता है कि जैसे ही तुम गद्दी पे बैठते हो पहला तुम्हारा क्या एक्शन होना चाहिए, तुम्हें आसपास की टेरिटरीज को कब्जा करना है। तो चाणक्य तो बहुत बड़ा रियलिस्ट हुआ। चाणक्य का जो राजा था वो इससे भी खतरनाक था मैकियावेली के प्रिंस से। ये किसकी? मैक्स वेबर की स्टेटमेंट है। उसके बाद हीगल की अगर मैं बात करूं तो हीगल कहते हैं द प्रिंस द ग्रेट एंड ट्रू कंसेप्शन ऑफ अ रियल पॉलिटिकल जीनियस विद हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट पर्पस। तो यहाँ पे हीगल जो है द प्रिंस को, जो किताब है मैकियावेली की, उसको प्रेज कर रहे हैं। उसके बाद नेवर अटेम्प्ट टू विन बाई फोर्स बट कैन बी वोन बाई डिसेप्शन। मैकियावेली का कहना है कि किसी भी चीज को जिसको धोखे से जीता जा सकता है उसको कभी भी फोर्स से नहीं जीतना चाहिए। मतलब कभी भी वहां पे फोर्स का इस्तेमाल ना करो। जिस चीज को तुम धोखे से जीत सकते हो, धोखे से हासिल कर सकते हो, वहां पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैकियावेली को कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम थॉमस हॉब्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।